नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। अब ये तय हो चुका है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और 16 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजीवनी देते हुए नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने का ऐलान किया। तो आज नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में गए, अपने विधायकों से मिले। ये 7वीं बार होगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव प्रचार की थकान उतरी दिख रही थी। निराशा के बादल छटे हुए थे। 2 दिन पहले तक जो धुकधुकी लगी थी वो शांत हो चुकी थी। बिहार की सत्ता में वापसी के बाद नीतीश कुमार आज पार्टी दफ्तर पहुंचे तो चेहरा खिला हुआ था। लोगों से मिल रहे थे। आंखों में जीत की चमक साफ देखी जा सकती थी। बहुमत मिलने के 40 घंटे बाद आखिरकार नीतीश कुमार सामने आए तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ जोड़े हुए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये साफ लग रहा है कि अब वो फिर से बिहार की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं और इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनावी महासमर आसान नहीं था। उनके खिलाफ जनता की नाराजगी साफ नजर आई थी। 10 नवंबर को देर रात तक चली मतगणना का जब तक आखिरी नतीजा नहीं निकल गया तब तक नीतीश कुमार की धुकधुकी लगी हुई थी। नतीजे आए तो भी धुकधुकी बढ़ी ही रही होगी, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ चुकी थी। नीतीश के नहीं, मोदी के गुण गाए जा रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल प्रयास, उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के दिल को जीतने का काम किया, और निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। धुकधुकी ऐसी थी कि नीतीश पार्टी दफ्तर भी नहीं गए। वो तो बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कहकर उन्हें संजीवनी दे दी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आज शाम करीब 4 बजे नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे। जीते हुए विधायकों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो 16 नवंबर को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार 2000 में नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिनों के भीतर सरकार गिर गई। 2005 में उनके पास सत्ता लौटी तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मई 2014 से फरवरी 2015 के 9 महीनों के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो नीतीश लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। नीतीश कुमार ने 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को फिर उनकी ताजपोशी हुई। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तीसरे चरण के मतदान से पहले नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया था। नीतीश का तीर सही जगह लगा। बिहार की जनता और बीजेपी ने मिलकर नीतीश बाबू का भला कर ही दिया। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार में जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार। उन्होंने ये कहा कि एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। हां, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमारे वोट काफी घटे हैं और उसके जिम्मेदार चिराग पासवान की पार्टी
एलजेपी रही है। ये एनडीए की बैठक में तय हुआ ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। बिहार चुनाव में अगर खुशियों के लड्डू कहीं फूट रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में, और अगर कहीं मायूसी छाई हुई है तो वो आरजेडी खेमे में, आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में। तेजस्वी यादव ने साफ ये कह दिया है कि चुनाव में धांधली हुई है। वो जीत गए थे लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें हरा दिया। बार बार आरोप यही कि हम जीते हुए थे लेकिन जब नतीजे आए तो हमें चुनाव आयोग ने हरा दिया। सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। बिहार के बीजेपी खेमे में खुशियों की कोई सीमा नहीं है। बाहर बिहार में नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आई है। मोदी के हुंकार बा, मोदी जी के जादू बा, मोदी के हुंकार बा, मोदी जी के जादू बा। सुशासन के सरकार बा, गर्दा बाहर बा, गर्दा बा। कोरोना आइल अचानक से, कोरोना आइल अचानक से, मंगल भैया तैयार बा, गर्दा बा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। उत्साह में आकर बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वहीं कई कार्यकर्ता ये भी मानते हैं कि चूंकि चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया, लिहाजा मुख्यमंत्री तो नीतीश को ही रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भावना है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े हृदय दिखाते हुए खुद आकर उनको बोलना चाहिए कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसी आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपना भाजपा का ही मुख्यमंत्री हो। नीतीश जी को खुद त्याग कर देना चाहिए। नीतीश जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश कुमार और बिहार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू खेमे में खुशियों की धूम है तो वहीं विपक्षी खेमे में असंतोष की लहर देखी जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अभी भी जैसे यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी पार्टी को हार मिली है। तेजस्वी नीतीश कुमार के सामने नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। तेजस्वी ही नहीं, इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले वामपंथी दल भी मतगणना में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें तो उम्मीद और भी सीटों की थी। हमें लगता है 15 सीट हम लोगों को इस बार बिल्कुल आना चाहिए था और 3 सीट काफ़ी कम मार्जिन से, जिसमें तो एक सीट तो 462 और उसको लेके काफ़ी डाउट है कि ये जो 462 से हम लोग हारे ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए उस पर हम लोग और बात करेंगे। इससे पहले आरजेडी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए थे। आरजेडी का आरोप है कि उनके तमाम प्रत्याशी जीत चुके थे, लेकिन जब नतीजों की बारी आई तो उन्हें हारा हुआ बता दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। चुनाव संविधान के दायरे में चलता है।
अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सरकार बनाने के लिए जिस बहुमत की जरूरत थी वो उन्हें नहीं मिला। हो सकता है कि इस हार पर वो मंथन करें। फिलहाल तो वो अपनी हार का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ने में जुटे हुए हैं। मृत्युंजय सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। आरजेडी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार चुनाव में जी जान से मेहनत की। 250 से ज्यादा उन्होंने चुनावी सभाएं की, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 12 कदम फिर भी दूर रह गए। तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता अब हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस को 70 सीटें देने को अपनी गलती मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इन चुनावों में सबसे कम रहा है। हर साल रोजगार मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खूब पसीना बहाया, लेकिन कांग्रेस का बंटाधार हो गया। कांग्रेस का ही क्यों, महागठबंधन का भी बंटाधार हो गया। आरजेडी नेता तो यही मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और जीती सिर्फ 19 सीटें। जितने लोग यहाँ आए हैं, एक आदमी 10-10 वोट का उपाय करे। 10 के बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, जिताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का एजेंडा सेट कर दिया था, जिस पर बाद में बीजेपी को भी आना पड़ा। ये बात खुद कांग्रेस के लोग जब बोल रहे हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप काफी, हाँ, इशारा काफी है। उनकी वजह से ही आप लोग थोड़ा सा चूक गए हैं। कांग्रेस की तो बता तो रहे, कांग्रेस के लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं, जनता कह रही है, हमारा बोलना उचित नहीं होगा। क्या लगता है कि कांग्रेस से खराब प्रदर्शन की वजह से आप लोग सरकार नहीं बना? अब चलिए, गठबंधन में है, किसी को मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा है कि हाँ साहब मिला जुला तो सरकार की साजिश हुई है। केंद्र में बैठी हुई सरकार एक तरह का हथकंडा किया है और इन केंद्र प्रकार हम लोगों को रोकने का प्रयास है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हम लोग सरकार बनाएंगे, समय आने दीजिए। तेजस्वी यादव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी पार्टी को जमकर वोट भी मिले, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस के स्ट्राइक रेट ने तेजस्वी को झटका दे दिया। अब तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी को सत्ता नहीं मिली तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 110 सीटों पर आकर ठहर गया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसको 75 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को 70 सीटें देने का तेजस्वी का फैसला गलत था? सवाल ओवैसी को कमतर आंकने पर भी उठ रहे हैं। हम सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण आज महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, और उसमें जो भी दोषी लोग हैं, आला कमान इसकी जांच करे और उन लोग पर कड़ी कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस के कारण नहीं बनी? हाँ, नहीं बने, एकदम सही बात है। 70 में आप 19 आ रहे हैं तो आप कांग्रेस के कारण नहीं बनी सरकार। महागठबंधन में सबसे खराब रेट भी कांग्रेस का ही है। CPI-ML 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। स्ट्राइक रेट रहा 63.2%। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीत पाई। स्ट्राइक रेट रहा 52.1%। कांग्रेस 70 सीटों में से 19 पर ही जीत पाई। स्ट्राइक रेट रहा 27.1%। तो क्या कांग्रेस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी रही? ये सवाल अब महागठबंधन के भीतर उठने लगे हैं। आरजेडी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार न बनने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू यानी कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू के छात्रों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का वर्चुअल अनावरण किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेएनयू में लगी मूर्ति करुणा भाव और दया सिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कोई भी विचारधारा राष्ट्रवाद के ऊपर कभी नहीं हो सकती। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मंथन करिए, संवाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी स्टेटस को स्वीकार नहीं किया। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाएं, कंपेशन सिखाएं, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे। बंगाल में अगले साल यानी कि 2021 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस दौरान जबरदस्त राजनीतिक हिंसा में बंगाल की धरती लाल हुई है। पिछले 3 सालों में 40 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हुई। ताजा मामला बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले का है। उनके काफिले पर खतरनाक हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर जबरदस्त पथराव हुआ। खुद दिलीप घोष की जान बाल बाल बची। दिलीप घोष की गाड़ी समेत एक और गाड़ी को हमलावरों ने निशाना बनाया। हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से टीएमसी और बीजेपी में खूनी हिंसा की परिपाटी चल रही है, बीजेपी के शक के दायरे में ममता की पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, हिम्मत है, तो हमला झेल के हम आगे बढ़े हैं। 18 एमपी जिताए हैं। हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। लोगों ने हाफ किया है और 21 में साफ करना है टीएमसी को। ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में सियासी हिंसा में खून बहा। दिलीप घोष पर हमले के खिलाफ कोलकाता में भारतीय युवा मोर्चा ने कोलकाता बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों की अगुवाई बीजेपी सांसद सौमित्र खान कर रहे थे। हालांकि टीएमसी के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल ने खुलकर कहा कि दिलीप घोष के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। পাগল লোক ছাগল লোক কখন কি বলে জানে না, ভাষা জ্ঞান ঠিক না করলে এই অবস্থাই হবে। সব সময় মানুষকে আজে বাজে ভাষা বললে মানুষ মেনে নেবে? মানুষ মেনে নেবে না। দাঁড়িয়েছিলেন আমরা সম্মান দিয়ে। बंगाल में विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है। ममता भी बार बार मोदी के खिलाफ हुंकार भर चुकी हैं। बस चुनाव के रण में आखिरी दांव और चाल की दरकार है। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। स्पेशल रिपोर्ट में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब लौट कर आएंगे दोबारा तो आपको बताएंगे दिल्ली में कोरोना विस्फोट। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक तरफ दिल्ली जहां त्योहारों की खुशियों में डूबी हुई है, वहीं सिर्फ पिछले 24 घंटों में 8,593 कोरोना पॉजिटिव आने से दिल्ली में हड़कंप मच गया है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही, मौतों का आंकड़ा दिल्ली में बेहद डरावना होता जा रहा है, तो स्थिति खतरनाक दिल्ली में हो सकती है। अब की बार दिल्ली में दिवाली भले ही विस्फोटक ना हो, लेकिन कोरोना का विस्फोट दिल्ली में हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और कोरोना बेकाबू हुआ जा रहा है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में भयंकर इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में आखिर कोरोना का विस्फोट क्यों हुआ है, क्यों दिल्ली में कोरोना वायरस इस कदर फैल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली में कोरोना के आंकड़े दिखाते हैं। यकीनन इन आंकड़ों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल पूरे देश में कोरोना के 44,281 मामले आए और दिल्ली में कोरोना केस की तादाद रही 8,593, यानी पूरे देश के करीब 20% मामले अकेले दिल्ली में आए। दिल्ली में कोरोना विस्फोट क्यों हुआ है, इसकी गवाही दिल्ली में त्योहारी सीजन पर खचाखच भरी हुई बाजार दे रहे हैं, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही कोरोना का खौफ। दिल्ली पुलिस बाजारों पर ऐलान कर रही है, पब्लिक को समझा रही है और कह रही है कोरोना से डरो, बाजारों में दूरी बनाए रखो। दिल्ली में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना के केसेस 8,000 के एक दिन में पार हो चुके हैं। दिवाली का मौका है, तमाम मार्केट्स में भीड़ जुट रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी पूरी अपनी तैयारी कर ली है। इस वक्त मैं लाजपत नगर में मौजूद हूं एक पुलिस बूथ में, और ये पुलिस बूथ जो है पूरे लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट को कवर करता है। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है, जरा आप उस तरफ देखें। मार्केट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उचित दूरी बना के रखें। कृपया ध्यान दें, सभी आदमी को मास्क लगाना अनिवार्य है। दिल्ली में कोरोना के इस चढ़ते ग्राफ को हल्के में कतई मत लीजिए, क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में न सिर्फ 8,500 से ज्यादा केस आए हैं, बल्कि 85 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है और ये तीसरी लहर इतनी खतरनाक हो जाएगी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। कल दिल्ली में 8593 8593 पॉजिटिव केस पाए गए थे और 7,264 7,264 लोग ठीक हुए। 85 डेथ हुई थी और जो डेथ का हमारा 10 दिन का एवरेज चल रहा है वो 0.99% है और अब तक का जो है वो 1.57% चल रहा है। बेड जो ऑक्यूपाइड है वो लगभग 8500 बेड ऑक्यूपाइड है और 8,000 के करीब बेड हमारे पास अभी अवेलेबल है। दिल्ली वाले कोरोना से बेपरवाह हो गए हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना से सावधानी हटी, दिल्ली में बड़ी दुर्घटना घटी है। एक हफ्ते से दिल्ली में कोरोना आंकड़ा लगातार डरा रहा है। 5 नवंबर को 6,842 केस आए, 6 नवंबर को तादाद रही
6,715। 7 नवंबर को फिर 7,178 केस आए। 8 नवंबर को हल्की सी राहत रही और केस रहे 6,953। 9 नवंबर को फिर उछाल दिखा और कोरोना केस आए 7,745। 10 नवंबर को 5,023 केस आए और फिर 11 नवंबर को तो कोरोना के 8,593 केस के साथ डरावना रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली में लोगों पर डबल मुसीबत आन पड़ी। कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और प्रदूषण जीना दुश्वार कर रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय पॉल्यूशन से जूझ रही है। दिल्ली का हाल वही है जैसा कि एक गैस चैम्बर का होता है। राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है, दूसरी ओर इंडिया गेट भी इस समय धुएं में घिरा हुआ है। पिछले 6 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। आज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। इस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिवाली के ठीक बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार जो उनके बस में है वो इस समय करने की कोशिश कर रही है दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए। केजरीवाल ने इस साल दिल्ली में पटाखे चलाने पर बैन भी लगा दिया है। खुद केजरीवाल सरकार को समझ नहीं आ रहा है वो प्रदूषण को कंट्रोल करे या फिर कोरोना को काबू में करे। दिल्ली में कोरोना के विस्फोट पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का भी आदेश दिया है। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से अपने पांव फैला रहा है और ये बेहद गंभीर स्थिति है। चिंता करने की बिल्कुल बात है। हमारी भी दिल्ली वालों से अपील है कि कोरोना को बिल्कुल हल्के में ना लें, गंभीरता से लें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण से कोरोना का प्रकोप और भी खतरनाक होगा। We are seeing an increasing surge of cases in Delhi, and the numbers are increasing. And from a time when the cases from 4,000 had come down to 2,000. Now they're going up to more than 7,000, closer to 8,000 a day. And this is also reflected both in the increasing hospital admissions and to some extent in the mortality. So there is a need to be extra careful in Delhi. And what it means is that we need to make sure that there is no crowding and people wear masks in when they are in markets or in functions in which there are crowds. Because what happens is that if you are in a crowd and you are not protecting yourselves, you're not wearing a mask, and one person who may be asymptomatic is highly infectious, he can spread that disease to a large number of people in that crowd. And if they get the disease, they will take it with them to the area they go to, their own family members, their relatives, and they will again spread the disease. दिल्ली में अगर कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि दिल्ली वासी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जरा भी अपना ध्यान नहीं रख रहे। बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। हाँ, त्यौहार का मौसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकलें भीड़ लगाएं। दिल्ली के 2 बहुत बड़े मार्केट लाजपत नगर और सरोजनी नगर का जब आज तक की टीम ने जायजा लिया तो वहां कोरोना का कोई खौफ डर नहीं दिखाई दिया और यही कारण है कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। कोरोना काल में दिल्ली जितने रफ्तार से दौड़ रही है, दिल्ली वालों के पीछे कोरोना भी उतनी रफ्तार से ही चिपक रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में जितनी तेज लोगों को घरों से बाहर निकलने और दिल्ली में दौड़ने की छूट दी है, उतनी तेजी से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली की बड़ी मार्केट्स का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लाजपत नगर लिए चलते हैं। दिवाली का मौका है, ऐसे में मार्केट्स में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में हूं। अगर आप यहां पर देखें तो भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं। धनतेरस है, दिवाली है, इसकी खरीदारी करने के लिए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है पूरे मार्केट्स में, इसलिए लोग मास्क पहनकर जरूर मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं।
मार्केट में लोग चिपक चिपक कर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है लोग ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। सिर्फ लाजपत नगर ही नहीं, अब आपको दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल भी दिखाते हैं। ये उसी दिल्ली के मार्केट की तस्वीरें हैं जहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना की दिल्ली में तीसरी लहर है। बुधवार की बात करें तो 8,000 से ज्यादा जो मामले हैं वो दिल्ली में आए हैं। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती आपको यहाँ दिखाई देंगी, वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकायदा खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस चालान काट रही है, इस वजह से लोगों ने मास्क जरूर पहना हुआ है। आज तो कम है, जो पीछे संडे गया है या एक दिन पहले जो गया है इससे भी ज्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने पुलिस को डीसीपी के साथ परसों डे बिफोर यस्टरडे मीटिंग करी थी कि जी यहाँ पे इस तरीके से जो भीड़ आ रही है कि उसको रोकने का कुछ इंतजाम करिए। एज ए दुकानदार तो मैं अपनी दुकान में तो रोक सकता हूँ, अब ये मेन रास्ता कैसे रुके। तब से कल से वहाँ से लाइन लगा के और लोगों को चेक करके चारों गेटों चारों एंट्री से भेजा जा रहा है। दिल्ली में 11 नवंबर को 8,500 से ज्यादा कोरोना केस आए और फिर भी दिल्ली के बाजारों में लोग बेखौफ घूम रहे हैं। वो तो गनीमत ये है कि पुलिस के डर से लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस सख्ती ना करे तो चेहरों से मास्क भी उतर जाएंगे। दिल्ली सरकार ने लोगों को घरों से बेखौफ निकलने की छूट दी तो हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली सरकार ने शादियों में 50 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। बसों में यात्रियों की तादाद की सीमा हटा ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब सरकार को बताना होगा कि आखिर केस क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक फुल सावधानी बरतनी होगी। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश और विदेश दोनों से खुशखबरी आ रही है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 90% कारगर साबित हो सकती है और अगले महीने तक उसकी वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। So the data which Pfizer has released, although it is not reviewed by experts, but it's released by the company, is very encouraging because in the phase 3 trial where more than 40,000 patients were vaccinated, some got the vaccine, some got placebo, and they followed them up to see how many of them got COVID-19. It showed high efficacy in terms of almost 90% efficacy. The data needs to be looked at more carefully, and it's encouraging not only for the Pfizer vaccine but for other vaccines which are also being made by different companies, because that suggests that whatever vaccine that we're making has the potential of giving good immunogenicity and good protection as far as COVID-19 is concerned. अमेरिका ही नहीं, भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर सामने आई है। देश में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की बड़ी चुनौती पार कर ली है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रही है और देसी कोरोना वैक्सीन अगले साल जनवरी तक आने की उम्मीद है। लेकिन एम्स के डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अगर देश में कोरोना वैक्सीन अगले साल आ भी जाती है तो आम लोगों के लिए वैक्सीन 2022 तक भी उपलब्ध नहीं होगी। रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली वालों से हमारी अपील है कि कोरोना में अपना ख्याल रखें, कोरोना को हल्के में ना लें, गंभीरता से लें। यह खबर बॉलीवुड एक्टर की है। आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में किराए के घर पर रहते थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली है, कारण अभी पता नहीं चल पाया। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काई पोछे में भी अहम रोल निभाया था। फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे। आसिफ ने गुरुवार सुबह 11:30 बजे घर में ही खुदकुशी कर ली। आसिफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसिफ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आसिफ ने रानी मुखर्जी की हिचकी, ऋतिक रोशन की क्रिश 3, सैफ अली खान के साथ काला हंडी और कई वेब सीरीज में भी काम किया है।
आसिफ ने हर बड़े सितारे के साथ कभी न कभी काम किया है। ऐसे में अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो पूरा बॉलीवुड गमज़दा है। हर कोई इस कमाल के अभिनेता को याद कर रहा है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।